इलेक्शन दिन के ऊपर हम इस्लामाबाद में थे और हमने यही प्लान किया था कि पिंडी इस्लामाबाद के तमाम हलकों को हम विज़िट करेंगे, पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे पोलिंग का माहौल कैसा है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प दिन था। इलेक्शन डे के हवाले से मैं ये बात सबसे पहले करना चाहता हूँ कि सारा दिन पोलिंग जो है ना, बड़ी पुरअमन तरीके से होती रही है। पोलिंग के हवाले से या इलेक्शन डे के हवाले से किसी भी पार्टी के किसी उम्मीदवार को, वोटर को कोई शिकायत नहीं थी। पुरसकून माहौल था, हर कोई अपनी मर्जी से वोट डाल रहा था। सिर्फ एक शिकायत थी जो पीटीआई के लोग कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन का पोलिंग का जो अमल है बड़ा सुस्त है, पोलिंग स्टाफ जल्दी वोट कास्ट नहीं कर रहा बल्कि लेट कर रहा है, जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा है कि कम वोट कास्ट हो। लोगों की लाइनें लगी हुई थी अंदर बाहर, लेकिन पोलिंग का अमल सुस्त होने की शिकायत थी पीटीआई के लोगों को। बाकी सारा दिन पुरअमन रहा। और इस पोलिंग के दौरान हम गए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, रश था, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे रश था। मैंने पीएमएलएन के एक पोलिंग स्टेशन पे गया और मैंने उनके जो उधर बैठे हुए थे मुतलका भाई जो पर्चियां बना रहे थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सुना है कैसा माहौल है, कैसा जा रहा है? तो वो बड़ी मायूसी से उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छा माहौल है जी, पोलिंग स्टेशन पोलिंग बड़ी पुरअमन हो रही है। लोग जैसे वो बातचीत कर रहा था ना, ऐसे महसूस होता था कि वो ये सारा से खुश नहीं है कि क्यों लोग धड़ाधड़ वोट डाल रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई रुकावट नहीं है। ये इस चीज़ को परेशानी थी उनको कि ये पोलिंग का अमल जो हो रहा है साफ शफाफ, या लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, शायद वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। तो वो मायूस थे, बताते सामने बात तो करते थे बहुत अच्छा है ये है, लेकिन उनके चेहरों से लगता था कि वो इससे परेशान है। एक दूसरे पोलिंग स्टेशन पर गया मैं, तो मैंने पूछा, नून लीग के ही कैंप से पूछा। मैंने कहा जी पीटीआई वाले तो ऑब्वियसली खुश थे, वो लोगों का रश देख कर वो समझ रहे थे कि ये सब हमारे ही वोटर हैं और देखना शाम को रिजल्ट क्या निकलता है। उनको यकीन था कि हम जीत रहे हैं, पीटीआई के उम्मीदवारों को और उनके सपोर्टर्स को, वोटर को। तो नून लीग के एक कैंप पे मैं गया, मैंने पूछा कि कैसा अमल जा रहा है। तो उसने मुझे कहा जी माशाल्लाह बहुत इतनी पर्चियां बन गई हैं ये वो। तो पर्चियों की तरफ उसने तादाद दिखाई मुझे कि हमने इतने वोट पर्चियां लोग हमसे लेके जा चुके हैं अभी तक पीएमएलएन के। तो बाद में उसने एंड में मुझे बड़ी मायूसी से कहा लेकिन वोट डालने के लिए पर्ची तो हमसे बनवा रहे हैं, लेकिन ये वोट डालने के बाद उधर आके खड़े हो जाते हैं पीटीआई के कैंप पर। इस बात से हमें परेशानी है कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं लोग ना। तो ये उनको पता चल गया था दोपहर तक कि लोग हमारे साथ गेम कर रहे हैं, और ऐसे ही हुआ। शाम तक लोग पर्चियां बनवाते थे दूसरे कैंपों से और वोट डालते अंदर किसी और को थे। जो शाम को रिजल्ट निकले पोलिंग स्टेशन पे, जब फॉर्म 45 का रिजल्ट आया तो तमाम पोलिंग स्टेशनों पे लोग खुशियां मना रहे थे। पीटीआई के लोग तो घर ही नहीं गए, वो उधर खड़े हुए थे कि रिजल्ट आएगा, भंगड़े शंगड़े, वो 4 बजे ही भंगड़े डालना शुरू हो गए थे सारा दिन के पोलिंग अमल। वैसे ये भी हकीकत है कि जब सारा दिन आप पोलिंग स्टेशन पे बैठते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इधर से कौन जीतेगा। हम दिखा भी रहे थे, साथ साथ पोलिंग स्टेशन की पोजीशन भी दिखा रहे थे, लोगों माहौल भी दिखा रहे थे, और लोगों का वोट डालने के बाद वापसी पर रद्द-ए-अमल भी देख रहे थे कि लोग किसको वोट डाल के आ रहे हैं। पता चल रहा था कि कौन जीत रहा है। इस्लामाबाद पिंडी की हद तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ शोर था कि कौन जीतेगा। लोगों ने जश्न भी मनाना, बल्कि दूसरी पार्टियों पीटीआई के अलावा बाकी सब कैंपों वाले तो चले गए थे। वो मायूस हो के, उनको पता चल गया था कि हम हार गए हैं। जब रिज़ल्ट आया तो पोलिंग स्टेशन पर जो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए 6 बजे के बाद, वो भी यही थे कि पीटीआई जीत रही है। ये फॉर्म 47 तो बाद में आया, जो भी हुआ अगले दिन हुआ। पहले दिन तक पीटीआई वाले बड़े खुश थे, पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम, ये मैं कह सकता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था ऑन ग्राउंड। यहाँ से एक बात और भी आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं काजी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कहता है आपने चलाना ज़रूर है। उस वक्त तो हमने नहीं चलाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसको सवाल क्या था। उसका सवाल ये था कि काजी साहब 8-10 बंदों को तो आपने इंसाफ दे दिया कि उनको पोलिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो उसके नतीजे में आपने पीटीआई से बल्ला ले लिया। लेकिन हम इधर पीटीआई को वोट देना चाहते थे और बल्ले को मोहर लगाना चाहते थे। उनको इंसाफ देने के लिए आपने हमारा हक मार लिया, हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर ली। अब मैं बल्ले को वोट देना चाहता था, यहाँ बल्ला ही नहीं है, तो मुझे इंसाफ कौन देगा? ये उसकी बात भी बड़ी मुतासर कुन थी। एक और पोलिंग स्टेशन पे एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं अकबर एस बाबर को
सवाल करना चाहता हूँ, उसको कहना चाहता हूँ कुछ। मैंने कहा जी। तो उसने मुझे कहा कि अकबर एस बाबर से मैं ये पूछता हूँ कि आप अपना हक मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो चले गए थे, आपको आपका हक मिल भी गया, अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप आज 8 फरवरी को अपनी पार्टी को वोट दे सकते हो? क्या आपको ये हक है कि आप जाके अपनी पार्टी को या पार्टी के निशान पर मोहर लगाएं? और दूसरा उसने ये पूछा कि मैं अकबर एस बाबर से ये भी पूछना चाहूँगा कि उसने वोट किसको दिया, अपनी पार्टी को दिया कि नहीं दिया जिसके वो चेयरमैन बनना चाहते हैं। उसने ये भी कहा कि अकबर एस बाबर साहब, अब अगर आप हमारे लिए पीटीआई के वोटर के लिए निशान के लिए चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट हक मांगने, हमारे हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं अगर, तो अब आपके साथ 8-10 नहीं बल्कि करोड़ों लोग होंगे शहरा दस्तूर पर। ये उसका पैगाम था। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। पोलिंग डे के हवाले से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाते थे और लोगों का जोश व खरोश इतना था कि यकीन करें ऐसे लग रहा था कि कोई मेला है या कोई खुशी का फंक्शन है या ईद जैसा माहौल था। लोगों को लगता था कि यार आज हमें शायद वो मौका मिला है कि हम अपनी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे थे, सर्वे के दौरान हमें यही महसूस हो रहा था कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन पोलिंग डे वाले दिन हर बंदा खोल खुला के बात कर रहा था। वोट डालने के बाद आप आके आपसे बात करता था, इजहार करता था अपने जज्बात का, हर वो बात बताता था जिसका उनको सामना करना पड़ा। एक सबसे अहम बात आपको पता है कि आपको पता ही है, सब जानते हैं कि पोलिंग वाले दिन सुबह सुबह ही जब हम पोलिंग के लिए उठे तो वहाँ पर ना तो कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में नेट सर्विस भी बंद थी और मोबाइल सर्विस भी बंद थी। तो एक लड़का मुझे मिला, तो उसने नौजवान ने मुझे बताया कि मैं इसलिए वोट डालने आया हूँ कि घर में ना तो नेट आ रहा है ना मोबाइल सर्विस चल रही है, बोर हो रहा था। मैंने कहा चलो वोट भी डाल आता हूँ, रौनक भी देख आता हूँ। तो मैंने उसका ये जवाब सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा असल में तो शायद बंद करने वालों ने सर्विस और मोबाइल नेटवर्क बंद करने वालों ने यही सोचा होगा कि लोग कम आ सकें। ये तो उल्टा ही पड़ रहा है, लोग घर में बोर हो रहे हैं इसीलिए नौजवान बाहर निकला है वोट डालने के लिए। तो ये भी एक मेरे लिए नई बात थी उस नौजवान ने जो मुझे बताई। दूसरा, एक और बंदे ने मुझे बताया कि मैं जब वोट डालने के लिए गया तो मैंने 2 पर्चियां बनवाई। एक पीटीआई के कैंप से बनवाई। पोलिंग पर्ची वोट डालने से पहले वो अपना सीरियल नंबर लिखवा के जिस पर्ची पे जाते हैं, बैर पोलिंग जो बैठे होते हैं, अमला बैठा होता है, मुख्तलिफ पार्टियों का अपने कैंप लगाए, वहाँ से वो बना कर देते थे, सीरियल नंबर, नाम, बल्दियत वगैरह लिख कर देते थे। वो पर्ची लेकर जाते थे। उन पर्चियों के ऊपर सबके निशान होते थे। बल्कि एक गैर मुल्क से कोई तंजीम आई हुई थी, वो भी पीटीआई के कैंप पर जाके पूछ रहे थे। हमने देखा कि सब ने अपने अपने निशान लगाए हुए, आपने निशान क्यों नहीं लगाया हुआ अपना पर्ची के ऊपर? तो वो पीटीआई के लोग उनको बता रहे थे कि हमारा निशान देखकर पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं, आगे गाइड नहीं करते, पोलिंग वोट कास्ट करने में उनको मुश्किल होती है, इसलिए हमने निशान अपना नहीं लगाया हुआ। ये भी एक बात बड़ी अहम थी उधर जो हमें पता चली पोलिंग के दौरान। दूसरा, एक बंदे ने खुद मुझे आके बताया कि मैंने ना वोट डालने के लिए जाने से पहले इधर बाहर कैंप जो लगे हो तो उनसे 2 पर्चियां बनवाई। एक मैंने पीटीआई के कैंप से बनवाई, उधर उन्होंने अपना निशान लगाया हुआ था। NA-46 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे ख्याल में पीटीआई का निशान बैंगन था। तो उसने कहा कि मुझे उसने इस तरह बोला कि मैं एक ते बताऊँ दी पर्ची बनाई, दूसरी पर्ची मैंने शेर दी बनाई। जब मैं अंदर गया तो पहले मैंने बैंगन वाली पर्ची, उसने मुझे बताया कि मैंने उधर अंदर जब गया, स्कूल के अंदर, बहुत बड़ा स्कूल था I-10 4 में, स्कूल के अंदर जब कहता है मैं गया हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊँगा वोट डालने के लिए। बाहर पुलिस वाला खड़ा था, अंदर पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वाले से मैंने पूछा कि पर्ची आगे की बैंगन वाली, और मैंने पूछा कि मैं वोट किधर डाल रहे हैं, तो उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। कहता जाओ जाओ आगे चले जाओ। वो कहता है मैंने सोचा कि जो मेरा खदशा था, कहता मुझे पता था कि मैं बैंगन की पर्ची पे जाऊंगा तो मुझे शायद वोट ना कास्ट करने दें। तो कहता है मैंने बैंगन वाली पर्ची फाड़ के उधर फेंक दी और शेर वाली पर्ची निकाल ली। तो मैंने आगे जाके दूसरे पुलिस वाले से पूछा कि पोलिंग किधर, मैंने वोट किधर कास्ट करना है, तो वो मुझे पुलिस वाला
पोलिंग वोट कास्ट करने वाले कमरे तक छोड़ के आया। इतने सारे कमरे थे कॉलेज या स्कूल में, तो मुझे उस कमरे तक छोड़ के आया कि आ जाओ इधर डाल रहे हैं वोट। कहते इस तरह सहूलतकारी हो रही थी अंदर। पीटीआई की पर्ची वाले लोगों को तंग किया जा रहा था और बाकी लोगों को असेस किया जा रहा था पोलिंग के लिए। ये भी एक नई बात थी जो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अब आते हैं रिज़ल्ट पर। रात 12 बजे तक तो रिज़ल्ट हम जब देख रहे थे मीडिया पर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि पोलिंग हुई है, उसके मुताबिक आ रहे थे। और मैं बैठ के ये अब सोच रहा था कि लगता है इस दफ़ा पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं। और बाय द वे मैंने ये बात एक पीटीआई की खातून थी, लीडर थी शायद, उधर आके उनको देख के लोग नारे लगा रहे थे। I-8-1 की मैं बात कर रहा हूँ, एक पोलिंग स्टेशन पे उनसे मेरा रब्ता हो, मैंने उनसे बात भी की। तो मैंने उनसे पूछा कि पोलिंग के अमल से, मैं तकरीबन हर जगह पर तमाम उम्मीदवारों से ये पूछ रहा था कि कैसा अमल है। मैं भी मुतमईन था और तमाम लोग मुतमईन थे। तो मैं वैसे कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहता था कि ताकि ये सनद रहे कि पोलिंग का अमल बेहतरीन जा रहा था और साफ शफाफ पुरअमन तरीके से था। मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था। तो मैंने शकील अवान से भी बात की जो PMLN के साबका MNA थे, और एक पोलिंग स्टेशन पे हमारी उनसे बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा अमल जा रहा है। वो भी मुतमईन थे, बल्कि वो इस मुतमईन होने पे थोड़े से परेशान भी थे। बल्कि उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि हमसे ज़्यादा तो हमारे मुखालिफ ज़्यादा मुतमईन हैं पोलिंग के अमल से, पूछ लें उनसे। तो मैंने कहा हाँ जी सब मुतमईन है। कहता है हम भी मुतमईन है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं बता ये रहा था कि PTI की एक लीडर आई हुई थी, खातून थी, मुझे नाम उनका नहीं आता था, लोकल सा की लीडर ही थी। उनको देख के लोग बड़े नारे लगा रहे थे PTI के हिमायती। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप पोलिंग के अमल से मुतमईन है? तो उन्होंने मुझे बताया, कहा अभी तक तो हम बहुत मुतमईन हैं और शुक्र अल्लाह के कि बिल्कुल पोलिंग ठीक हो रही है, किसी को कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। जो खदशात थे हमारे कम अज़ कम वो अब हमें नज़र नहीं आ रहे और हम गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन ये अभी तक है। रिज़ल्ट के वक्त क्या होता है हम गॉड नोज़, अल्लाह जानता है कि क्या होता है। अभी तक ठीक है, बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो जब हम रिज़ल्ट देख रहे थे शाम के टाइम, ये पोलिंग के अमल का तो मैंने आपको बता दिया, अब रिज़ल्ट पे आते हैं। तो शाम के टाइम जब रिज़ल्ट की बारी आई, हम रिज़ल्ट देख रहे थे, सब मीडिया पे बैठ के हम भी देख रहे थे टीवी चैनल्स पर। तो जैसा कि वोटिंग हुई उसके मुताबिक रिज़ल्ट आ रहे थे। जब रिज़ल्ट रुक गए, 12-1 बजे के बाद रिज़ल्ट आना बंद हो गया, तो मैं अपने जहन में अपने, बल्कि मेरे साथ स्टाफ के लोग बैठे हुए थे, मैंने उन्हें कहा कि यार लगता है गड़बड़ शुरू हो गई है, अब रिज़ल्ट ये नहीं आएंगे जैसे आ रहे थे, ओरिजिनल रिज़ल्ट अब नहीं आएंगे। बाद में वही हुआ, सब ने देखा कि फॉर्म 47 ने किसी और को जिताया। और अच्छा रिज़ल्ट फॉर्म 45 की कहानी भी बड़ी अजीब कहानी है। फॉर्म 45 उधर सबको मिल रहे थे। हम जिस पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग ख़त्म होने के बाद गए और 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक भी हम पोलिंग स्टेशन पे फिरते रहे। लोग बाहर खड़े हुए थे रिज़ल्ट लेने के लिए। गिनती जहां मुकम्मल हो जाती थी उसके बाद उनका पोलिंग एजेंट बाहर आता था, नारे लगाता था, जीतने वाले हो पोलिंग एजेंट, उसके हाथ में एक फॉर्म होता था कि मैं रिज़ल्ट ले आया हूँ। और PTI की जो हिकमत अमली थी वो भी यही थी, बताया गया था सब पोलिंग एजेंट्स को कि रिज़ल्ट लिए बगैर बाहर नहीं आना आपने। और वो तमाम लोग जिधर जिधर हम गए तो पोलिंग का रिज़ल्ट उनको, जो प्रेसिडेंट अफसर था वो पोलिंग रिज़ल्ट बना के सबको उसने दिए, इस्लामाबाद और पिंडी में कम से कम दे दिए, जिधर जिधर हम गए वहाँ तक। तो बाद में पता चला अगले दिन अब तक बल्कि वो फॉर्म 45 फिर रहा है। तो फॉर्म 45 इस बात का तो हम मौके पे मौजूद थे कि फॉर्म 45 वहाँ मिल रहे थे सबको, और बाहर रिज़ल्ट भी लगाया जा रहा था कि कौन जीता है कौन हारा है। वहाँ लोग खुशियाँ भी मना रहे थे। जो अहम बात मैं करना चाहता हूँ कि फॉर्म 47 पर जो रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट ने बहुत से लोगों को हैरान किया। ऐसे ऐसे लोग जीते जो सर्वे के दौरान हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसा कि लाहौर का NA 128 सलमान अकरम राजा का हलका था, उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सलमान अकरम राजा हार जाएगा या अन चौधरी जीत जाएगा। अन चौधरी का तो नाम उन्होंने बड़ा अजीब सा रखा हुआ था, वो मैं यहाँ ले भी नहीं सकता। लोग जिससे भी बात करते थे लोग तो पहचानते भी नहीं थे, लोग कहते थे हम नहीं जानते ये कौन है। बल जानते थे लेकिन वो कहते थे इस वजह से जानते थे कि इमरान खान का असिस्टेंट था। तो जो हकीकत है, जो ऑन ग्राउंड बातें थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बड़ी हमें
अजीब हैरत हुई कि ओन चौधरी कैसे जीत गया। हम वहाँ उसके ओन चौधरी के हलके में तो हम बरकत मार्केट, मॉडल टाउन, काफ़ी इलाकों में गए हमने, यानी कि डिटेल सर्वे किया था। और ओन चौधरी के जीतने पर हमें मायूसी हुई। इसी तरह कमरदमान कह रहा के हारने पर भी बड़ी मायूसी हुई कि ये कैसे। और पेशावर में हम सर्वे तो नहीं कर सके, लेकिन पेशावर का जो माहौल था वहाँ पर नूर आलम खान जीत गए, तो हैरत है कि वो कैसे जीत सकते थे, जो हमने वहाँ माहौल देखा और लोगों से जो हमारी बातचीत हुई। इसी तरह इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नून लीग कैसे जीत गई, ये भी दिल नहीं मानता इस चीज़ को, कि इस्लामाबाद में जहाँ हमने सर्वे भी किए, हम पूरे इलेक्शन के दौरान यहाँ पर कवर भी करते रहे, सारा दिन पोलिंग के अमल को भी हमने देखा, लोगों का रुझान भी देखा, उसके बावजूद तीनों हलकों से PMLN का जीतना, ये भी बड़ा हैरान कौन है। मैं फेयर बात कर रहा हूँ कि जो मैंने देखा और जो महसूस किया वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को देख लें। फार्म 47 आया, हुकूमत बन गई PMLN की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बन गए हैं, हुकूमत मुकम्मल हो चुकी है। तमाम जो हैं इलेक्शन होने थे सेनेट के, असम्बलियों के, सब मुकम्मल हो गए, हुकूमत बाकायदा तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जब एक दिन मैंने एक दिन सोचा अपने तौर पर जाके लोगों से पूछते हैं कि इलेक्शन रिज़ल्ट के बारे में, ये जो फार्म 47 है, या बड़ी मायूसी हुई। अब यकीन करें कि लोग परेशान हैं। लोग समझते हैं कि ये फार्म 47 ने हमें बेइज्जत करके रख दिया है। लोग अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हमें एक मौका मिला था वोट देने का, हमने वोट दिया, तो ये फार्म 47 के ज़रिए हमें बेइज्जत किया गया है। इलेक्शन रिज़ल्ट को लोग अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फार्म 47 के थ्रू या जैसे कैसे शेरवानी पहन तो ली है, शेरवानी पहनकर वज़ीर आज़म के तौर पर अपने आप को इज़्ज़त तो दी हुई है। अब लोग इस शेरवानी को अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जब हम पब्लिक में जाके बात करते हैं तो यकीन जाने लोग यही समझते हैं, लोगों को शहबाज शरीफ साहब की पहनी हुई वज़ीर आज़म की शेरवानी में अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस बेइज्जती को इज़्ज़त में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, हुकूमत भी बन गई है, मुल्क को किस तरह उठाते हैं। इलेक्शन में हर तरह के लोगों, इलेक्शन सर्वे से पहले, सर्वे के दौरान हर तरह से लोगों का हमें सामना किया। कुछ लोग हमें बातें करते थे, कुछ बताते थे, कुछ नहीं बताते थे, कुछ अपने मसाइल बताते थे, सब हर तरह के मसाइल थे। ख़ास तौर पर एक शख्स की मैं बात करना चाहता हूँ। उसने मुझे आके कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने किसी, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आप भी मेरे साथ खड़े हैं, आपके मौजूदगी में कोई आके मुझे मारना शुरू कर दे, गालियाँ निकालना शुरू कर दे बिला वजह, मुझे परेशान करना शुरू कर दे, या मेरा घर तोड़ दे, या मुझे मेरे घर वालों को तंग करना शुरू कर दे, बाहैसियत इंसान और मुसलमान, आप क्या सोचेंगे? तो मैंने कहा यार मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे गुस्सा आएगा जो आपके साथ ये करेगा। कहता भाई यही माहौल है, इतना जुल्म हो रहा है PTI के साथ, PTI के लीडरों के साथ, लोगों के साथ जो उनकी बात करता है, पुलिस इतनी ज़्यादती कर रही है। और कुछ नहीं तो PTI को अगर हमदर्दी का वोट भी मिल गया ना तो PTI जीत जाएगी। और मैं समझता हूँ कि PTI इस वजह से जीतेगी जो उनके साथ ज़्यादती हो रही। और अब आप सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह के बयान इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं जो लोग उस वक्त हमें बता रहे थे। तो इमरान खान को हमदर्दी का वोट मिला है PTI को, और ये जो आखिरी दिनों में सज़ाएँ मिली हैं, ये यानी कि हमदर्दी भी थी और लोगों के अपने मसाइल भी थे जो गिनवाते थे। अपने अपने मसाइल थे सबके। कोई कहता था महंगाई की वजह से मैं इस नून लीग को वोट नहीं दूंगा, कोई कहता था कि मैं सेहत कार्ड बड़ा एक अहम इशू था, सेहत कार्ड की वजह से लोग बड़े परेशान थे, सेहत कार्ड बंद हो गया तो लोग समझते थे कि हमारे साथ ज़्यादती होगी। बहुत लोग मिले हमें जिन्होंने सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाया हुआ था, ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्द से ऑपरेशन कराया हुआ था। सेहत कार्ड का बंद होना भी PTI के हक़ में गया और नून लीग के या दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ गया कि लोग सेहत कार्ड से मुतमईन थे, और जब सेहत कार्ड से इलाज नहीं हो रहा था तो लोग परेशान थे। और ये भी एक फैक्टर, में बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सेहत कार्ड का बंद होना भी PTI के हक़ में गया है। ये बहुत बड़ा कारनामा था। वैसे भी ऑन ग्राउंड देखा जाए तो बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत जल्दी हर किस्म का लोग ऑपरेशन करा रहे थे उससे।
दूसरा जो था, हर तरह के लोगों ने हमारे साथ बात की। कैमरे के ऊपर आकर बहुत कम लोग बात करते थे, कैमरे के बगैर लोग ज़्यादा बातें करते थे। महंगाई एक फैक्टर था, दूसरा बिजली के रेट्स, गैस के बिल, ये भी एक फैक्टर था। ये आज़ादी ना होना, लोगों को कंपेन ना कर सकना, एक पार्टी के साथ ज़्यादती, उनको जल्द से जुलूस करने की इजाज़त ना होना, ये भी एक फैक्टर था। बहुत सारे फैक्टर थे जो नून लीग के ख़िलाफ़ गए इस इलेक्शन में, जो ग्राउंड पर मौजूद थे और उस वक्त लोग उसको महसूस कर रहे थे। शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत बहुत बड़ा फैक्टर था नून लीग की शिकस्त में। नून लीग को वोट ना देना, और एक शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत, दूसरा नून लीग का ये बयानिया कि हमारी बात हो गई है। लोग इत्मीनान के साथ बैठे घर में। मुझे लगता है कि नून लीग का वोटर निकला ही नहीं है पोलिंग स्टेशन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे आया ही नहीं है कि हमारी बात होगी। इससे बड़ा डेंट पड़ा है वोट नून लीग के वोटर को। सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पाक न्यूज़ साफ बात को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।